बेटा आखिरी क्लास में हमने जेनेटिक्स स्टार्ट की थी और वहाँ हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमने कहा था कि जेनेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है जिसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर वंशागति एवं विविधता वाला चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है, उसके बारे में हमने बात की थी। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि कौन जेनेटिक्स होती क्या है और कौन कौन से ऐसे टर्म है जो जेनेटिक्स में बार बार यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो शायद आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? मेंडलिज्म। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मेंडल था बेटा, मेंडल जो था उसने सबसे हमने कहा था कि भाई इस चैप्टर में हमें मेनली हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, यानी वंशागति के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से लक्षण जनक से संतति में आते हैं उसके बारे में पढ़ता है। तो उसके बारे में सबसे ज्यादा काम जो है वो मेंडल ने किया था, या सबसे अच्छा प्रयोग या आज दिन तक वैलिड जो नियम थे, जो सिद्धांत थे बेटा, वो मेंडल ने दिए थे। इसीलिए हमें मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? उससे उसके जीवन से रिलेटेड कुछ बातें, उसने किसके ऊपर प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया और कौन कौन से लॉ दिए जो आज दिन तक वैलिड है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मेंडेलियन, या इसको हम मेंडलिज्म भी बोलते हैं बेटा, मेंडलिज्म। ठीक है, सबसे पहली बात, मेंडलिज्म किसके बारे में बता रहा है? मेंडल के बारे में बता रहा है। ये है मेंडल, इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो 1822 में पैदा हुए थे और 1884 के अंदर ये एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें मेंडल के बारे में, तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या? कि मेंडल जो हैं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है किसको? मेंडल को। ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि मैं ज़्यादातर जगह फादर मदर नहीं लिखवाता हूँ। मतलब मैंने और भी बाकी चीज़ें पढ़ाई, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई, वहाँ मैंने फादर की बात नहीं की। तो जहाँ बात कर रहा हूँ वहाँ अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। नाम क्या है? तो वैसे तो नाम था ग्रेगर, एक सेकेंड, वैसे तो नाम था बेटा इसका ग्रेगर मेंडल, लेकिन क्योंकि ये चर्च में काम करता था, एक पादरी था, तो इसको एक उपाधि दी गई जॉन, तो इसका नाम पड़ गया ग्रेगर जॉन मेंडल। बेटा इसने किसके ऊपर कार्य किया था? तो इसने कार्य किया था किसके ऊपर? मटर के पौधे पे। मटर के पौधे पे काम किया इसने बेटा। ठीक है बेटा, मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम। अब आप मुझे बताइए बेटा कि पाइजम सेटाइवम जो है उसमें से कौन सी इसकी प्रजाति है और कौन सा इसका वंश है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका जो कार्यकाल था, जो एक्सपेरिमेंट किया, वो कितने साल तक किया? तो कार्यकाल जो था बेटा उसका वो 7 साल का था। एक बार नीट में यहाँ से भी सवाल आ गया है। तो कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। बेटा हमारे यहाँ उस समय एक क्रांति हुई थी, 1856 के एक साल बाद एक क्रांति हुई थी, तो उससे आप याद रख सकते हो। किसकी क्रांति थी? 1857 की। किसने की थी? आपको पता होगा बेटा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा इसका जो प्रयोग था उसका नाम क्या था? तो इसका जो प्रयोग था वो उसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक दो बातें और भी ध्यान रखना बेटा। 1822 में ये पैदा हुआ था,
हेजेनड्रॉप नाम की सिटी में, ठीक है, जो कि अभी के टाइम पे ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर है। हेजेनड्रॉप सिटी में पैदा हुआ था। उस समय वहाँ पर जर्मनी का राज था, ठीक है, या ऐसा बोल लूँ उस समय कुछ अलग ही एम्पायर थे, जर्मनी भी नहीं थी उस समय तो, है ना। 1822 के आसपास की बातें, तो वो याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो तो एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसके रीडिस्कवरर, पुनः खोजकर्ता कौन थे इसके? भाई इसने जो काम किया उसकी वजह से लोग जिंदा रहते इसको जान नहीं सके, तो ये मर गया तो इसको वापस खोजा गया, यानी इसके काम को वापस लोगों को बताया गया कि इसने इतना अच्छा काम किया। तो पुणे खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? तो 3 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं बेटा। हो सकता है आगे इससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिले आगे आने वाले एग्जाम में। पहला है बेटा कार्ल कॉरेंस, दूसरा है हुगो डी विरीस। बेटा हुगो डी विरीस के बारे में आप आगे पढ़ोगे भी, ठीक है। और तीसरा है बेटा वॉन टेसोमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिसने इसके काम को वापस खोजा, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर क्लियर है। तो मेंडल के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। 1822 से लेके 1884 तक इसका जीवन काल रहा। कार्य इसने किसके ऊपर किया? मटर के पौधे के ऊपर। कितने साल? 7 साल किया, 1856 से लेके 1863 तक। इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम क्या रखा इसने? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद इसके जो खोजकर्ता थे, यानी इसका जो काम था उसको वापस किसने खोजा था? तो कार्ल कॉरेंस, हुगो डी विरीस और वॉन टेसमार्क। अब बेटा अपने प्रयोग के लिए इसने मटर के पौधे में, जो मटर का पौधा इसने सेलेक्ट किया था, उस मटर के पौधे में 7 लक्षण सेलेक्ट किए थे। 7 लक्षणों का चयन किया था इसने, ठीक है। तो कितने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? 7। और बेटा हर लक्षण के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड होते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं इसने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सेलेक्ट किए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का चयन किया। कैसे सर समझाइए? मैंने कहा मान ले बेटा उसने लंबाई का एक लक्षण सेलेक्ट किया, लक्षण था लंबाई। तो तुझे पता है लंबाई में या तो लंबा होगा या बोना होगा। तो एक लक्षण के कितने ट्रेड हुए? 2। ऐसे 7 के कितने होंगे? 14। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का चयन किया और 7 जो है वो लक्षणों का चयन किया, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब सर वो 7 लक्षण कौन कौन से थे थोड़ा बता दीजिए। तो बेटा उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल लेनी पड़ेगी हमें, ये इंसर्ट कर दिया अपने, है ना। एक सेकेंड, अरे क्या हो गया? मुझे इस साइड बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? ठीक है, और बड़ा हो जा। कितने हो गए? अरे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, 7 लक्षण हो गए अपने पास, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, फिर एक और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। 1 सेकेंड रुकिए। अरे हाँ ठीक है बेटा, यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूं लक्षण, इसके लिए मैं ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूं ना। लक्षण कौन सा था? उस लक्षण की डोमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है, यानी डोमिनेंट ट्रेड कौन सा होता है, यानी प्रभावी अवस्था। और दूसरा होता है उसकी रिसेसिव,
जिसको हम अप्रभावी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो पहला लक्षण लिया बेटा लंबाई, हाइट। तो हाइट का जो प्रभावी ट्रेड होता है वो होता है लंबा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में टॉल भी बोलते हैं। और बोना, जो बोना होता है वो अप्रभावी ट्रेड होता है, बोना। इंग्लिश में इसको ड्वार्फ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लंबाई के बाद बेटा दूसरा आता है क्या, क्या आता है सर लंबाई के बाद दूसरा आता है फूल का स्थान। तो बेटा फूल का जो फ्लावरिंग पोजीशन जो होती है वो प्लांट के अंदर बेटा फ्लावर दो जगह लग सकते हैं, एक तो इस एक्सियल पोजीशन पे लग सकते हैं और एक ऐसे टर्मिनल पे लग सकते हैं। तो जो एक्सियल पोजीशन पे लगेंगे उसको हम अक्षीय बोलेंगे। तो ये प्रभावी लक्षण होता है, इसको हम एक्सियल बोलते हैं। और दूसरा टर्मिनल, अंत्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ऐसे ही बेटा फूल का रंग, तो फूल का जो रंग होगा प्रभावी होता है उसमें बैंगनी, वोयलेट, और अप्रभावी होता है सफेद, वाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा फल, जो फली होती है ना, फल का रंग। हम मटर की जो फली खाते हैं हमें कैसे दिखाई देती है सर, हरी दिखाई देती है। तो हरी रंग की जो होगी, ग्रीन रंग जो होगा बेटा वो प्रभावी होगा उसका, और कुछ कुछ पीले रंग की भी होती है, तो वो बेटा अप्रभावी है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा फल का आकार, वो जो फली होती है उसका आकार की बात करें तो बेटा एक तो होती है फैली हुई, जिसको इंग्लिश में हम इन्फ्लेटेड बोलते हैं, इन्फ्लेटेड। और दूसरी होती है बेटा सिकुड़ी हुई, जिसको आप कंस्ट्रिक्टेड बोलते हो। आपने देखा होगा बेटा मटर की फली जो होती है, अगर आपने नोटिस किया है अच्छे से, तो एक फली तो ऐसी होती है ना, अरे इस तरह की, जिसमें अंदर जो बीज हैं उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता है। और दूसरी जो है बेटा वो ऐसे होती है, खुद ही बता रही होती है कि मेरे अंदर भाई ऐसे बीज है। ठीक है, जिसमें सिकड़ी हुई होगी बीच बीच में। तो ये जो सिकड़ी हुई है ये बेटा रिसेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद आता है बेटा लंबाई होगी, हाँ बीज, बेटा बीज का आकार। तो बीज बेटा गोल भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे गोलाकार, राउंड। और दूसरा झुर्रीदार भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे रिंकल्ड। ठीक है, फिर आता है बीज का रंग। नॉर्मली हम मटर जो खाते हैं बेटा दुकान से खरीद कर, या जब वो अपरिपक्व होते हैं, भाई पेड़ से सीधे ही तोड़ लिया, परिपक्व थोड़ी हुए, तो वो हमें हरे दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि उसका प्रभावी लक्षण हरा होगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा हरा नहीं होता है। कैसा होता है? येलो होता है, पीला उसका प्रभावी होता है। और जो हरा होता है, जो ग्रीन होता है बेटा, वो अप्रभावी होता है। ग्रीन जो होता है हरा अप्रभावी होता है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? नीचे आ जा। हाँ ठीक है भाई, ये सही है। ठीक है बेटा, तो आपको ये याद रखना है बेटा। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बार बार आएगा कि कौन कौन से लक्षण सेलेक्ट किए। तो सर ये 7 लक्षण उसने सेलेक्ट किए। हर लक्षण की डोमिनेंट फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए और रिसेसिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 7 लक्षण हो रहे हैं, लेकिन अगर
हर एक लक्षण के प्लांट उगाए वो, तो आपको एक ही प्लांट में बेटा लंबा और बोना दोनों लक्षण तो नहीं दिख सकते हैं, तो इसके लिए दो अलग अलग प्लांट उगाने पड़ेंगे। ऐसे सातों लक्षण को देखना है तो टोटल कितने प्लांट की जरूरत पड़ेगी? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर। तो मेंडल के बारे में आपने क्या क्या समझा? सर मैंने समझा कि उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उसने मटर के पौधे पर अपना काम किया और उसका जो कार्यकाल था वो 7 साल का था। उसका जो प्रयोग था उसको एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उसका जो पुनः खोज करता थे वो ये 3 साइंटिस्ट थे। फिर मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों का चयन किया अपने प्रयोग को करने के लिए, और उन 7 लक्षणों को देखने के लिए बेटा उसने 7 लक्षणों को देखने के लिए बेटा उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यूज किए। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि सर मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया? भाई मुझे सेलेक्ट कर लेता, इंसान को सेलेक्ट कर लेता, गधे को सेलेक्ट कर लेता, आम के पौधे को सेलेक्ट कर लेता, ऐसा क्या खास बात है? तो आइए उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है बेटा कि मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही क्यों सेलेक्ट किया, कोई और क्यों नहीं सेलेक्ट किया? ये देखिए मटर का पौधा है, ये आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, देखो गोल गोल से राउंड, और ये उसके ऊपर फली है बेटा। ठीक है, तो ये जो फली है इससे आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि अंदर बीज कैसा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फूला हुआ, फूली हुई। और जो बिल्कुल सिकड़ी हुई होगी, जहां हम आइडिया लगा लेते हैं, तो उसको हम कंस्ट्रक्टेड या सिकड़ी हुई बोलेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं कि उसने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। ठीक है, तो पहला कारण जो था बेटा उसका ये था कि मटर का जो पौधा होता है, पहला कारण जो था वो ये था कि मटर का जो पौधा होता है बेटा, मटर का जो पौधा होता है बेटा उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती है। जैसे उसका जो जीवन काल होता है, अरे यार, जीवन काल जो होता है वो बेटा छोटा होता है। ठीक है, शॉर्ट होता है। कितने महीने का? सर वो होता है लगभग 3 महीने का। तो उससे क्या? तो बेटा उससे ये कि सोच के देखो, अगर वो इंसान को सेलेक्ट कर लेता तो उसको तो भाई लक्षण कैसे स्थानांतरित होते हैं उसका अध्ययन करना था, तो उसके लिए उसको बहुत सारी पीढ़ी को देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कम से कम इंसान को सेलेक्ट कर लेता, कम से कम भाई बच्चा पैदा होता और फिर वो बड़ा होता और मान लो 15 साल में ही आगे वाली पीढ़ी को जन्म कर देता, तो भी 15 साल तो लगते कि नहीं लगते? तो एक पीढ़ी का अध्ययन करने के लिए ही उसे 15 साल लग जाते। जबकि मटर के पौधे का जीवन काल जो होता है बेटा सिर्फ 3 महीने का होता है, तो 3 महीने बाद नई पीढ़ी मिल जाएगी। ऐसे ही 1 साल में कम से कम 3 या 4 पीढ़ी का अध्ययन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उसने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा बेटा, ये मटर का पौधा जो था ये द्विलिंगी था। द्विलिंगी होने से क्या फायदा? इससे फायदा यह है कि यहां पर स्वनिषेचन भी पॉसिबल है, सेल्फ फर्टिलाइज, क्योंकि नर भी वही है मादा भी वही है। और दूसरा यहां पर निषेचन भी पॉसिबल है। कैसे बेटा? पर निषेचन के लिए हम नर भाग को हटा देंगे तो पर निषेचन कहीं और से परागकण आ जाएगा, फिर पर निषेचन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मटर के पौधे में ये 2 कुछ खास बातें थी। उसके अलावा बेटा दूसरा कारण था, पहला तो हो गया बेटा कि मटर का पौधे का जीवन काल जो है बेटा वो छोटा था, तो उससे वो बहुत 1 साल में 2 से 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी तक का अध्ययन कर सकता था। दूसरा बेटा द्विलिंगी था, इसलिए उसमें स्वनिषेचन और परनिषेचन दोनों पॉसिबल थे। तीसरा बेटा आसानी से उगाया जा सकता था, आसानी से उगाया जा सकता था। भाई कोई अलग से कुछ कंडीशन लाने की जरूरत नहीं कि भाई आप पोली हाउस बनाओगे तभी उगेगा, ये चीजें लाओ वो चीजें लाओ, आसानी से ग्रो हो सकता था। ठीक है, उसके बाद बेटा इसने जितने भी लक्षणों का चयन किया वो सारे आसानी से देखे जा सकते थे। तो आसानी से लक्षणों को देखा जा सकता। ठीक है, उसके अलावा बेटा फिर और क्या? उसके अलावा बेटा
मटर में जैसे ही आप निषेचन करवाओगे अपनी देखरेख में, तो उससे बीज जो बनेंगे वो एक या दो नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो बहुत सारी संतति बन रही है, ठीक है। तो जनन के पश्चात बहुत सारी संतति का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो उससे क्या, उससे ये बेटा कि सोच के देखो, इंसान को सेलेक्ट कर लेता, पहली पीढ़ी बनी, बच्चा बना और वो मर गया, तो बेचारे उसने तो 15 साल वेट किया था कि भाई आगे वाली पीढ़ी आएगी, मैं अध्ययन करूंगा, और वो बच्चा मर गया, तो उसका तो पूरा 15 साल वेस्ट हो गया ना। यहां पे क्या है बेटा, मान लीजिए सपोज करिए एक बीज नष्ट भी हो गया, तो भी बहुत सारे बीज है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कारण थे बेटा जिसकी वजह से उसने बाकी चीजों का चयन ना कर करके किसका चयन किया, मटर के पौधे का। क्या कारण थे, पहला तो उसका जीवन काल छोटा था, दूसरा द्विलिंगी था तो स्वयं निषेचन और पर निषेचन दोनों करवा सकते थे, फिर आसानी से उगाया जा सकता था, उसके लक्षणों को आसानी से देखा जा सकता था। उसके अलावा बेटा जनन के पश्चात जो है उसमें बहुत सारी संततियां, बहुत सारे बीजों का निर्माण हो रहा था, तो एक आधा कम भी पड़ गया तो कोई खास वाली दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। तो ये 5 लक्षण जो है, 5 कारण जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा, ठीक है सर। उसके अलावा और कोई कारण नहीं, ये कुछ 5 मेन कारण है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सर क्या मेंडल पहला ऐसा आदमी था जिसने ये प्रयोग किया कि किस प्रकार से जनक से संतति में लक्षण ट्रांसफर होते हैं? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया, बट वो अपने प्रयोग में सफल नहीं हुए और मेंडल हो गया। ऐसा क्यों? तो आइए अब हम बात करते हैं कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ। वाई मेंडल सक्सेस इन देयर एक्सपेरिमेंट। हिंदी में बोले तो मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ? बाकी तो नहीं हो पाए, तो आइए उसका 1 बाय 1 हम कारण जानते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यह है बेटा कि उसने मटर के पौधे का चयन किया। सोच के देखो, वो इंसान को सेलेक्ट कर लेता तो क्या वो इतनी सारी पीढ़ियां पढ़ पाता? क्या नहीं पढ़ पाता। नहीं पढ़ पाता तो वो कुछ निष्कर्ष निकाल सकता था? क्या नहीं निकाल सकता। तो क्या वो सफल होता? नहीं होता। तो उसके सफल होने का एक कारण यह था कि उसने मटर के पौधे का चयन किया। उसे पता था कि भाई मेरे पास समय कम है, तो कम समय में मुझे ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों को देखने का मौका सिर्फ मटर में मिल सकता है, बाकी में नहीं मिल सकता। तो इसने मटर का चयन किया और अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुआ। दूसरा बेटा, उसने जो है मटर के पौधे का चयन कर लिया पहला। दूसरा बेटा उसने क्या किया सर, उसने जो है अपने प्रयोग के लिए हमेशा ट्रू पादप या ट्रू ब्रीडिंग पादप का चयन किया। अब ट्रू ब्रीडिंग पादप क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। होमोजाइगस पादप जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रू ब्रीडिंग पादप। तो कोई भी उसने प्रयोग किया तो उसके लिए उसने जो जनक का चयन किया वो हमेशा क्या रखा? ट्रू ब्रीडिंग रखा, ठीक है। तो इस वजह से उसके जो प्रयोग आए, जो रिजल्ट आया उसको वो अच्छे से एनालाइज कर पाया। तीसरा बेटा, उसने अपने प्रयोग से जो भी डेटा मिला, अपने प्रयोग से प्राप्त डेटा को नोट किया तथा उन डेटा को एनालाइज किया, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिए, उसने अपने प्रयोग से जितने भी डेटा मिले ना उन सबको नोट किया बेटा,
और नोट करने के बाद देखा कि यार इसमें क्या चीज, ये डेटा हमें क्या चीज बताना चाह रहा है, ठीक है। जबकि बाकी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं किया था। बाकी साइंटिस्ट ने जो भी डेटा मिल रहा था उसको बस ऐसे ही हवा में, हाँ चल रहा है, ये ऐसा ऐसा वैसा हो रहा है, कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब तक चीजें नोट नहीं होती है बेटा, तब तक हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि नोट्स को आप नोट किया करो, इंपॉर्टेंट है, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाओगे, ठीक है। ठीक, उसके अलावा बेटा उसने जो प्रयोग किए वो या तो एक लक्षण कैसे जनक से संतति में आता है उसको लेकर किया, या दो लक्षण एक साथ कैसे आते हैं उसको लेकर किया। दो से ज्यादा का प्रयोग उसने एक साथ नहीं किया। जबकि बाकी साइंटिस्ट ने एक साथ बहुत सारे लक्षण कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं उससे उनका अध्ययन किया। तो उससे हुआ क्या, उससे क्या हुआ बेटा, उनको जो डेटा मिला वो बहुत कॉम्प्लेक्स मिला, जिससे वो कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। जबकि इसने क्योंकि एक या दो जीन का स्थानांतरण कैसे हो रहा है उसी का एक साथ अध्ययन किया, तो इसका जो डेटा था वो बहुत आसान था, जिससे ये निष्कर्ष तक पहुंच पाया, ठीक है। तो इसने अपने प्रयोग में एक जीन वंशागति या दो जीन वंशागति का ही अध्ययन किया। ठीक है, एक साथ इसने बेटा या तो एक जीन के वंशागति का अध्ययन किया या दो जीन, उससे ज्यादा का अध्ययन नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसका जो डेटा था वह बड़े पैमाने पर था, तो उससे भी ये सक्सेस हुआ। कैसे, मान लीजिए सपोज करिए बेटा, अगर छोटे पैमाने पे डेटा हो तो उससे हम कुछ चीजों का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे मैं बोलूं एक क्लास में मैंने टेस्ट लिया, 100 बच्चे थे, उसमें से 99 बच्चे प्रेजेंट हुए और 90 बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स आए, तो मैं क्या बोलूंगा, ये बैच पढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चों ने टेस्ट दिया था और 90 बच्चों के 90% से ज्यादा आए हैं। जबकि एक दूसरी क्लास में मैंने टेस्ट लिया तो बेटा वहां पे क्या थे, 10 बच्चे आए, 90 बच्चे एब्सेंट थे और उन 10 में से 9 के 95% आए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये क्लास भी अच्छे से पढ़ने वाली है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसमें उस क्लास का डेटा जो है वो बहुत कम स्टूडेंट का है और इधर ज्यादा स्टूडेंट का है। तो जब डेटा ज्यादा का लेते हैं तो जो बातें बोलते हैं वो लगभग सब पे लागू होती है, लेकिन डेटा जब छोटा होता है तो वो सब पे बातें लागू हो ऐसा जरूरी नहीं। तो इसने हमेशा बड़े पैमाने पे डेटा कलेक्ट किया। अब इसके बारे में एनसीईआरटी में भी कुछ बातें बोल रखी है। जैसे देखिए, 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवांशिकता को समझाने के संबंध में प्रगति हो सकी। बेटा उससे पहले लोगों को इसके बारे में ज्यादा जो है वो आइडिया नहीं था। हालांकि आइडिया तो था लेकिन इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। काला रंग, ठीक है, तो इतना आइडिया नहीं था। तो मिड 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी यानी 1850 के आसपास जो है प्रगति हो सकी। तो यहां लिख रखा है देखो, ग्रिगोर मेंडल, ये ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर मतलब गार्डन मटर के पौधे में 7 वर्ष 1856 से लेकर 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उसके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। जीवों में यानी हमारे अंदर कैसे वंशागति होती है उसके उसने नियम दिए, ठीक है। सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल ने किया था। बेटा मेंडल वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स इसका यूज किया था बायोलॉजी को समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा पूछ ले तो भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वंशागति आवेशनों के दौरान ही किया गया। इस उनके प्रयोग के नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बोला ना उसने जो डेटा सेलेक्ट किया बेटा वो बड़े पैमाने पे किया,
ठीक है। तो उसने जो भी आंकड़े कलेक्ट किए थे बेटा वो बड़े पैमाने पे थे, विशाल संख्या में थे, ठीक है। इस वजह से भी वो सक्सेस हुआ। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों में व्यापकता थी। व्यापकता मतलब जो सब पे लागू हो, और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई यहां छोटी सी बात बोल दी होगी। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार थे, जैसे लंबे बोने, पीले हरे। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलताओं का स्पष्टीकरण किया जा सके। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रम को लेकर कृत्रिम परागण और परपरागण के प्रयोग किए, ठीक है। ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए हमेशा शुद्ध पादप सेलेक्ट किया, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वयं परागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषज्ञ ट्रेड प्रदर्शित करे। मतलब बोल रहा है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सेलेक्ट किए होते क्या है, तो मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, ऐसे प्लांट जिसमें लगातार 6-7 पीढ़ी तक स्वयं परागण करवाया जाए और एक ही लक्षण आ रहा है, एक ही लक्षण स्टेबल हो गया है, स्थापित हो गया है, देखो स्थायी विश्लेषण, तो उसको हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलेंगे। तो मेंडल ने कुछ 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का चयन किया, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का चयन किया। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस हुआ और बाकी साइंटिस्ट सक्सेस नहीं हुए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मेंडल ने बहुत अच्छा काम किया, सक्सेस भी हुआ, तो वापस से उसको खोज करने की क्यों जरूरत पड़ी भाई? वो तो उसी समय फेमस हो जाना चाहिए। तो सवाल आता है बेटा कि मेंडल ने जब इतना अच्छा काम किया, सक्सेस भी हो गया, तो फेमस क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो फेमस क्यों नहीं हुआ? तो वाई मेंडल नॉट फेमस आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट? तो हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं कि मेंडल जो है फेमस क्यों नहीं हुआ? इतना अच्छा प्रयोग किया उसने, उसके बावजूद भी वो क्यों फेमस नहीं हुआ? तो आइए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है बेटा कि उसने अपना प्रयोग जिस मैगजीन में पब्लिश करवाया, ब्रूना नेचुरल साइंस सोसाइटी करके एक मैगजीन थी, उसमें पब्लिश करवाया, तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही बढ़ती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा, मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा, जो बहुत दुनिया को बदल के रख सकता था, मान लो, और मैंने वो जो एक्सपेरिमेंट है वो मान लीजिए जयपुर की किसी एक मैगजीन में पब्लिश करवा दिया जो सिर्फ जयपुर में बढ़ती थी, तो क्या मैं फेमस हो पाऊंगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ जयपुर के लोगों ने पढ़ा होगा, जो दूर दराज में साइंटिस्ट बैठे होंगे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ बेटा, इसने अपना प्रयोग, या मेंडल ने अपना प्रयोग, मेंडल ने अपना प्रयोग जिस पत्रिका में पब्लिश करवाया वह निश्चित एरिया में ही बढ़ती थी, निश्चित एरिया में ही बढ़ती थी, ठीक है। इस कारण से बाकी जगह के लोग इसके प्रयोग को पढ़ नहीं पाए, और पढ़ नहीं पाए तो उन्हें थोड़ी ना सपना आ रहा है कि भाई मेंडल ने बहुत अच्छा प्रयोग कर दिया, इसलिए फेमस नहीं हुआ। दूसरा बेटा, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, इसने पहली बार जीव विज्ञान में, पहली बार इसने क्या किया? जीव विज्ञान में गणित का उपयोग किया अपना एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए। बेटा इसने मैथ्स का यूज किया। तो लोग जिन कुछ लोगों ने इसके बारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ा वो भी एग्री नहीं हुए,
मैं कहा यार कैसी बात कर रहे हो भाई, बायो में मैथ्स का क्या काम, ठीक है। तो क्योंकि इसने पहली बार मैथ्स का यूज किया बायो की चीज को समझाने के लिए, तो लोग ज्यादा एग्री नहीं हुए। उसके बाद बेटा तीसरा, पहला हो गया भाई उसने लोकल मैगजीन में पब्लिश करवाई, दूसरा हो गया बेटा उसने पहली बार मैथ्स का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, तो लोग जो है उसकी बात से एग्री नहीं थे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। तीसरा बेटा उसने कहा था, मेंडल ने कहा, मेंडल ने बताया कि लक्षण जो है, लक्षण एक स्टेबल इकाई से नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित होते हैं जिसमें बदलाव नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं होता है, और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करती है। उसे जीन कहते हैं, सॉरी इसने फैक्टर शब्द यूज में लिया था ना, फैक्टर कहते हैं। तो इसने कहा कि भाई अपने एक्सपेरिमेंट में इसने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक स्टेबल यूनिट है, एक इकाई है छोटी सी, जो हमारी बॉडी के लक्षण को नियंत्रित कर रही है, और वही जो है वो इतनी स्टेबल है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता, और वो कि वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। इसका मतलब इतनी स्टेबल है तो कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। जैसे लक्षण मेरे अंदर है, मेरी से आगे वाली पीढ़ी में जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी 100% ऐसे ही होने चाहिए। जैसा मैं दिखता हूं वैसा का वैसा ही वो दिखना चाहिए, क्योंकि भाई यहां से लक्षण तो स्टेबल यूनिट लेके जा रही है ना, तो उसमें तो बदलाव होना ही नहीं चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेंडल को बेटा विविधता की जानकारी नहीं थी, मेंडल को विविधता की जानकारी नहीं थी, इसीलिए मेंडल ने यह बात बोली। अगर उसे पता होता तो वो बोलता कि भाई जीन जो फैक्टर जो होता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी होता है, लेकिन उसने तो कहा कि ये एकदम स्थायी यूनिट है, स्टेबल यूनिट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि तो फिर हमें हमारे आसपास जो है नए लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप बोल रहे हो कि फैक्टर कंट्रोल कर रहा है और फैक्टर स्टेबल होता है, तो फिर नए लक्षण तो दिखाई नहीं देने चाहिए थे, उसमें तो बदलाव हो ही नहीं रहा ना फैक्टर में तो। लेकिन अगर लेकिन हमें ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस बात का जवाब जो है वो मेंडल नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था विविधता के बारे में, ठीक है। उसके अलावा बेटा इनसे मतलब मेंडल से पूछा गया, मेंडल जो थे उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हो कि फैक्टर जो है वो लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, तो मुझे बताओ फैक्टर है कहां हमारी बॉडी में? तो इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो मेंडल फैक्टर का भौतिक रूप नहीं बता पाए, ठीक है, इस कारण भी ये फेमस नहीं हुआ। उसके अलावा बेटा एक और कारण होता है क्या, कि इनका जो प्रयोग था ना, इन्होंने जो सोचा था कि भाई हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज होती है जो लक्षण को नियंत्रित करती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है, कितने पहले ही सोच लिया था। लगभग इन्होंने 1856 में ये बातें सोच ली थी, और बेटा 1856 के आसपास, और 1856 से 1863 तक इन्होंने ये सारी कंक्लूजन निकाल लिया था। और उस समय हमारे इंडिया में राजा महाराजा थे, तो कोई इस लेवल का था ही नहीं कि इस तरह की बात सोच पाए, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो समय से बहुत आगे चल रहा था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि चलो मंगल ग्रह पे चलते हैं, चाय पी के आते हैं, तो आप बोलोगे सर पागल हो गया, मंगल ग्रह कितना दूर है, चाय पी के आते हैं। लेकिन आज के 500 साल बाद, 1000 साल बाद ऐसी कोई टेक्निक डेवलप हो जाए जिससे हम चुटकियों में मंगल ग्रह पे जा सकते हैं और चुटकियों में यहाँ आ सकते हैं, तो कितना भाई, तब तो पॉसिबल है ना, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन वो अभी मैं सोच रहा हूं, आप नहीं सोच पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मुझे आइडिया होगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे ये बन सकता है, तो मैं सोच पा रहा हूं, बाकी कोई नहीं सोच पा रहा है, तो मुझे बेवकूफी कहेगा, पागल ही कहेगा ना। ऐसे ही मेंडल के साथ हुआ, मेंडल जो चीज सोच पा रहा था वो बाकी नहीं सोच पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग समय से बहुत आगे था।
लोग 50 साल तक की सोच पा रहे थे, इसने 200 साल आगे की सोच ली, ठीक है। तो इसलिए भी ये फेमस नहीं हुआ। क्या? तो मेंडल का प्रयोग समय से बहुत आगे था। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल किया, बट उसके बावजूद भी वो फेमस नहीं हो पाया। कौन कौन से कारण है? तो पहला, मेंडल ने अपना प्रयोग जिस पत्रिका में पब्लिश करवाया वो लिमिटेड एरिया में बढ़ती थी। दूसरा, उसने पहली बार गणित का यूज किया। तीसरा बेटा, उसने कहा कि जो लक्षण को नियंत्रित करने वाला फैक्टर है वो स्टेबल है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन हमें आसपास ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था भाई, हमें तो बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा था क्योंकि इसको विविधता की जानकारी नहीं थी। उसके अलावा बेटा, इससे जब पूछा गया कि आपका फैक्टर है कहां बॉडी में, तो ये उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था। और उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट जो था वो समय से बहुत आगे था। एनसीईआरटी में भी कुछ बातें बोल रखी है, देखिए लक्षणों, ध्यान से समझिए, लक्षणों की वंशागति पर किए गए कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था। ध्यान रखना, उसका वर्क कब पब्लिश हुआ था? 1865 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, मैंने वहां लिखवाया नहीं था लेकिन आपको याद रखना है। मान ले पूछ ले मेंडल का कार्य कब प्रकाशित हुआ, तो 1865 में। परंतु कई कारणों तक 1900 तक, मतलब लगभग कितने साल हो गए, कैलकुलेट करके बताओ आप, ये कार्य जो है वो अज्ञात रहा, यानी किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधा अच्छी नहीं थी। पहला कारण क्या था कि भाई संचार इतना अच्छा नहीं था। ऐसा थोड़ी ना आज एक रील बनाई तो सब मोबाइल में चली गई भाई, मेंडल ने ऐसा थोड़ी ना मैं काम किया और अपनी एक रील बनाई और पोस्ट कर दी और हर एक के पास चला गया, ऐसा उस समय नहीं था, ठीक है, ठीक है। दूसरा, जीन, जिसको मेंडल ने कारक या फैक्टर बोला था, के लिए संकल्पना की वह लक्षणों के नियंत्रण की स्थायी एवं विविक्त इकाई के रूप में है। भाई उसने कहा कि कारक जो है वो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली एक स्टेबल स्थायी यूनिट है। इसका नियंत्रक की संकल्पना, अर्थात ऐसे एलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित नहीं होते हैं, मेंडल के समकालिक वैज्ञानिकों को रास नहीं आई, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे, ठीक है। मेंडल ने कहा कि भाई फैक्टर जो होता है, जीन जो होती है वो स्टेबल होती है और वो किसी लक्षण को नियंत्रित करती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। भाई इसने तो ये कह दिया कि वो स्टेबल होती है ना, लेकिन आसपास जो साइंटिस्ट थे जिनको इसने अपनी ये बात कहना चाहिए, उनको ये नहीं बता पाया। भाई वो साइंटिस्ट जो थे वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि स्टेबल कैसे है, भाई बता, हमें तो यहाँ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है, तब ये उस चीज को बता नहीं पाया। और तीसरा बेटा, उस समय के जीव विज्ञानियों को मेंडल का जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। इसने जो मैथ्स यूज की थी बेटा अपने प्रयोग को समझाने के लिए, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए नया था। तो उन्होंने सोचा यार ये क्या बात हो रही है, मैथ्स का कैसे यूज कर लिया, ठीक है। और अंत में भले ही मेंडल का कार्य ये इंगित करता है कि कारक जो है विविक्त इकाई होती है, यानी एक स्टेबल यूनिट है, फिर भी वह उसकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, ना ही बता सका कि वह किस पदार्थ से। भाई जब लोगों ने पूछा कि आपकी जीन किससे मिलकर बनी है, तब इसके पास कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उस समय तो बेटा आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है उसकी ही खोज नहीं हुई थी, डीएनए की ही खोज नहीं हुई थी। केंद्रक की खोज हो चुकी थी, लेकिन केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है, डीएनए होता है, इसकी ही खोज नहीं हुई थी। तो ये फिजिकल प्रेजेंस कहां से दे पाता, ठीक है। तो इसी कारण से अपने प्रयोग में सफल होने के बावजूद भी वो फेमस नहीं हो पाया। अब बेटा ये 3 क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि मेंडल, हाँ एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मेंडल का कार्य कब पब्लिश हुआ वो भी लिखवा देते हैं अपन, है ना, ताकि नोट्स में सारी चीजें मिल जाए। मेंडल का कार्य पब्लिश हुआ कब? 1865 में, ठीक है। ब्रूना नेचुरल साइंस सोसाइटी नाम की मैगजीन में इसने पब्लिश करवाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये याद करने हैं बेटा। उसके बाद उसने मटर का पौधा क्यों सेलेक्ट किया, ये उसके कारण है।
वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल क्यों हुआ, ये उसके कारण है, और सफल होने के बाद फेमस क्यों नहीं हुआ, ये उसके कारण है। ठीक है, अब बेटा मेंडल ने जो प्रयोग किए वो कौन कौन से प्रयोग किए, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया मेंडल ने दो ही प्रयोग किए, एक तो एक जीन वंशागति का, और दूसरा दो जीन वंशागति का। ये दो ही प्रयोग किए बेटा। एक जीन वंशागति का जो प्रयोग उसने किया था उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हिंदी में बोले तो एकल संकर। ठीक है, और दो जीन वंशागति का जो प्रयोग उसने किया था उसे हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एकल संकर के बारे में और उस प्रयोग से उसने क्या बातें बोली जो आज दिन तक वैलिड है। ठीक है बेटा।